सुनकर सांबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, देखिए सर, मैं जितना जानता था आपको उतना बता चुका हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको इसके अलावा और क्या जानने की खुजली हो रही है। सांबा के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर एक और पुलिस वाले ने तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली। वो उसकी गर्दन को जकड़ने लगा और सांबा के लिए सांस लेना मुश्किल होता चला गया। लेकिन इससे पहले कि वो अपना दम तोड़ पाता, अचानक उस रूम का दरवाजा खुला और एक इंस्पेक्टर अंदर आ गया। ऊपर से ऑर्डर आया है, इसे छोड़ दो, उस इंस्पेक्टर ने कहा। ये सुनकर बाकी दोनों पुलिस वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे और सांबा की गर्दन छोड़कर तुरंत एक कदम पीछे हो गए। सांबा ने एक पल के लिए अपनी सांसें संभाली और फिर हंसते हुए कहा, अगर आज मेरी जान चली जाती तो तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होता। सांबा की इस बात से उस पुलिस वाले को करंट लगा जिसने उसकी गर्दन पकड़ी थी। वो गुस्से में सांबा के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था। इतने में सामने खड़ा इंस्पेक्टर चिल्ला पड़ा, रुक जाओ, कहा ना मैंने ऑर्डर है इसे छोड़ने का। जी सर, उस पुलिस वाले ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा और हाथ नीचे कर लिया। हेलो गाइस, आप लोगों और गार्डन ऑफ टाइगर का एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम में जाओ और सर्च करो गार्डन ऑफ टाइगर 29 सर्च करो। चैनल है 13,200 सब्सक्राइबर, उस चैनल को ज्वाइन करो। वो इंशाल्लाह बाकी सारे के सारे चैनल लीव मार सकते मुमकिन है। अर्जुन के बारे में ये न्यूज किसने छापी? इतने में पास खड़े एक आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, काम प्रोटॉन पब्लिशर्स का है, मतलब टाइगर का। ये सुनते ही दिखपाल के हाथ पैर फूल गए और वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां बीचने लगा। अपनी नजरें फेर कर उसने एक पल के लिए सोचा कि जहां वो अभिनव को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा था, वही अभिनव ने उसे बर्बाद करना शुरू भी कर दिया था। दिखपाल जानता था कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो अभिनव को उसे खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। एक तो क्या करूं समझ नहीं आ रहा, ऊपर से कनाडा में बैठी हुई अम्मा जी ने सिर्फ 30 दिन का टाइम दिया है। दिखपाल ने अपने आप से कहा। उसने इससे मुश्किल घड़ी पहले कभी नहीं देखी थी। एक तरफ अर्जुन गायब था, दूसरी तरफ उसकी उल्टी सीधी खबरें छप रही थी, तीसरी तरफ अभिनव दिखपाल को बर्बाद करने में लगा हुआ था, तो वही चौथी तरफ 30 दिनों में अम्मा जी का टाइम बॉम्ब फटने वाला था। चारों दिशाओं से घिरे जाने की वजह से दिखपाल के दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया था। इस वक्त सबसे पहले हमें अर्जुन को ढूंढने की जरूरत है, बाकी सब चीजों को बाद में देखा जाएगा। अगर मेरा बेटा हाथ से निकल गया तो फिर किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं रहेगा, दिखपाल ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो फिर अपने एक आदमी को देखते हुए बोला, सुनो, आज रात ही सभी सीनियर्स के साथ एक मीटिंग फिक्स करो। ठीक है बॉस, उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा और वो वहां से चला गया। उसे जाते देख दिखपाल ने फिर सामने खड़े पुलिस ऑफिसर को देखा और कहा, तुम्हारे पास सर्च वारंट है या नहीं? हाँ बॉस, मैं लेकर आया हूँ, उस ऑफिसर ने कहा। दिखपाल ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है फिर चलो। दिखपाल अपने आदमियों को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ने ही लगा था। इतने में उस ऑफिसर का फोन बजने लगा। वो उस फोन को उठाने के लिए एक तरफ गया और जल्दी उसके हाव भाव बदल गए। कुछ सेकंड्स बाद उसने वापस फोन अपनी जेब में रखा और अचानक दिखपाल को पुकारा, बॉस। दिखपाल उसकी पुकार सुनकर गाड़ी में बैठते हुए रुक गया। वो ऑफिसर दौड़कर उसके पास आया और एक गहरी सांस लेकर आगे बोला, माफ करना बॉस, लेकिन अब हम कहीं नहीं जा सकते। अभी अभी ऊपर से ऑर्डर आया है विड्रॉ करने का। क्या? दिखपाल ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर आगे कहा, विड्रॉ करने का कॉल कैसे आ गया? अब आज सुबह तो मैंने तुम्हारे बॉस से बात की थी, तब तो सब कुछ सही था। उसने अचानक विड्रॉ करने का ऑर्डर कैसे दे दिया? सर, इस बार ऑर्डर ऊपर से आया है, पुलिस ऑफिसर ने फिर से कहा। इससे पहले कि दिखपाल गुस्सा होकर उस पर बरस पाता, उसका फोन बजने लगा। उसने फोन निकालकर स्क्रीन देखी तो पाया कि वो उस ऑफिसर के बॉस यानी संतोष का ही फोन था।
दिक्पाल एक तरफ गया और उस फोन को उठाते ही बोला, हेलो, ये सब क्या चल रहा है संतोष? तुम्हारा ये ऑफिसर कह रहा है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? एक पल की हिचक के बाद उधर से संतोष ने कहा, वो सही कह रहा है दिक्पाल, इस केस पर से अब हमारी अथॉरिटी चली गई है, ये केस अब सीबीआई के हाथों में है। ये खबर सुनते ही दिक्पाल दंग रह गया। उसने एक पल के लिए गहरी सांस ली और हैरानी भरे सुर में कहा, ये कैसे पॉसिबल है? अचानक सीबीआई के पास ये केस कैसे चला गया संतोष? उधर से संतोष ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है दिक्पाल, हमारे पास भी ये खबर अभी अभी आई है। आप भी समझने की कोशिश करो, हम सीबीआई के खिलाफ नहीं जा सकते, और अगर अब आपको पुलिस की मदद चाहिए तो हमें अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियली हम इस केस पर अपनी पावर खो चुके हैं। दिक्पाल ने अपना सिर पकड़ लिया। जहां उसका एक आखिरी काम बनता दिख रहा था, अब वो भी विफल हो चुका था। दूसरी ओर अभिनव अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए गाड़ी में बैठ गया। शर्मिला और राजीव को इतने दिनों बाद देखकर उसे पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा लग रहा था। शायद वो इसीलिए खुश था क्योंकि अब उसे उन दोनों के सामने छिपने की जरूरत नहीं थी। अब बस वो ये चाहता था कि अनन्या पूरी तरह से ठीक हो जाए ताकि अभिनव उससे अपनी दिल की बात कह सके। उसे आखिरकार अपनी गाड़ी पटरी पर आती दिख रही थी। वो धीरे धीरे दिक्पाल की कमर भी तोड़ता जा रहा था और अपनी पर्सनल लाइफ को भी सुधार रहा था। उसके मन में ये सभी ख्याल चल ही रहे थे। इतने में उसका फोन बजने लगा। वो फोन सीबीआई से गिरिराज का था। अभिनव उसे तुरंत उठाते हुए बोला, हेलो गिरिराज। टाइगर, काम तमाम हो चुका है। दिक्पाल का अर्जुन सभी चैनल को लीव मारो और टेलीग्राम में जाओ, सर्च करो द रिटर्न ऑफ टाइगर 29, जिसमें 13,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। वही चैनल रियल, उसी को ज्वाइन करो। 13,200 के आसपास है, उसी को ज्वाइन करो। बाकी सबके सब फेंक है, उनको लीव मारो। वहीं पे आपको सबसे पहले एपिसोड मिल जाएगा जिसमें 13,200 प्लस सब्सक्राइबर है। वहीं पे सबसे पहले एपिसोड अपलोड होता है। थैंक यू गिरिराज। मैं बता नहीं सकता कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अरे ये तो हमारा नसीब है जो हमें टाइगर की सेवा करने का मौका मिला। गिरिराज ने हंसते हुए कहा। अभिनव भी एक मुस्कान के साथ आगे बोला, जब अर्जुन को छोड़ने का टाइम आएगा तब मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। हाँ ठीक है टाइगर, मैं इंतजार करूंगा, गिरिराज ने कहा और अभिनव ने फोन काट दिया। हॉस्पिटल की पार्किंग से गाड़ी निकालकर वो सीधा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया था। उसे जल्द से जल्द अपने पैलेस में वापस पहुंचकर अर्जुन की खबर लेनी थी। दूसरी ओर दिक्पाल का पारा चढ़ा हुआ था। ऊपर से जो ऑर्डर आया था उससे पुलिस भी उसे छोड़कर चली गई थी। दिक्पाल उन्हें रोककर अभिनव के पैलेस भेजना चाहता था, लेकिन वो जानता था अब ये नामुमकिन था। अभिनव के पैलेस में पहुंचने से पहले गुड़गांव की पुलिस को पुणे की पुलिस से संपर्क करना पड़ता। उन्हें ये बताना पड़ता कि वो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां आ रहे थे। लेकिन अब जब अर्जुन का केस ही पुलिस के हाथों में नहीं था तो वो ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं कर सकते थे। ऐसे में दिक्पाल को कुछ और सोचने की जरूरत थी और तेजी से सोचने की जरूरत थी। एक एक मिनट की देरी अभिनव को उसके खिलाफ और ताकतवर बनाती जा रही थी। दिक्पाल ये नहीं होने दे सकता था। उसे जल्द से जल्द अभिनव को रोकना था और अपनी धौंस वापस जमानी थी। प्रोटॉन पब्लिशर्स के अलावा और कौन सी ऐसी कंपनी है जो टाइगर के लिए स्पेशल है? कहीं वो अभिनव की पुरानी कंपनी इमेजिंग सिक्योरिटीज तो नहीं? दिक्पाल ने अपने आदमी संपत से पूछा। संपत ने तुरंत अपना लैपटॉप उठाया और एक पल के लिए वो कुछ सर्च करते हुए बोला, बॉस, टाइगर की फेवरेट कंपनी लग तो इमेजिंग सिक्योरिटीज ही रही है। उसमें अभिनव ने काफी सारा खुद का पैसा लगाया है, लेकिन अगर सेल्स के हिसाब से देखे तो फिलहाल रॉयल फर्नीचर इंडस्ट्रीज सबसे टॉप पर है। दिक्पाल ने उसकी बात पर सिर हिलाया और वो कुछ सोचने लगा। वो जानता था कि प्रोटॉन पब्लिशर्स
रॉयल फर्नीचर इंडस्ट्रीज और टाइगर ग्रुप की बाकी कंपनीज हमेशा से बिजनेस के मामले में अव्वल रही थी, लेकिन ये कहानी इमेजिंग सिक्योरिटीज की नहीं थी। इमेजिंग सिक्योरिटीज की शुरुआत संजय गढ़वाल के मरने से कुछ दिन पहले ही हुई थी। उनकी मौत के बाद से इस कंपनी की कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई। ये सिर्फ जैसे तैसे अपने खर्चे निकालती रही। जहां बाकी कंपनीज में ऑलरेडी एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज थे, वही इमेजिंग सिक्योरिटीज पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। इसकी हालत इतनी खराब रहती थी कि इसे अक्सर टाइगर ग्रुप की लिस्ट में शामिल भी नहीं किया जाता था। जब अभिनव टाइगर बनकर वापस आया, तब तक ये कंपनी डूबने की कगार पर आ चुकी थी। लेकिन अभिनव के आते ही इसमें कुछ ऐसे बदलाव हुए कि सिर्फ कुछ ही समय में इमेजिंग सिक्योरिटीज अपनी फील्ड में पूरे शहर की नंबर 1 कंपनी बन गई। सीसीटीवी के मामले में अब इसकी पॉपुलैरिटी प्रोटॉन पब्लिशर्स जितनी पहुंच गई है। इसकी एक वजह ये भी रही कि अभिनव ने कंपनी ज्वाइन करते ही इसकी सर्विस और क्वालिटी पर ध्यान दिया था। तो इमेजिंग सिक्योरिटीज की रैंक फिलहाल टाइगर ग्रुप में नंबर 3 है ना? दिक्पाल ने पूछा। संपत ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी बॉस, टाइगर ग्रुप की वेबसाइट पर यही डेटा दिख रहा है। दिक्पाल ये सुनकर फिर से कुछ सोचने लगा। उसे लगा कि अगर अभिनव ने इस कंपनी को डूबने से बचाया था, तो उसका जरूर इसके प्रति सबसे ज्यादा लगाव था। ऐसे में अगर दिक्पाल इस कंपनी को नुकसान पहुंचाता है, तो अभिनव का ध्यान उसकी ओर भटक जाएगा। पहले दिक्पाल प्रोटॉन पब्लिशर्स को अपना टारगेट बनाना चाहता था, लेकिन टाइगर ग्रुप की प्रमुख कंपनी होने की वजह से प्रोटॉन की सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा एडवांस थी। अपने ख्यालों को एक हेलो गाइस, जिसको भी द रिटर्न ऑफ टाइगर का एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए, सारे चैनल लीव करो और टेलीग्राम में जाओ, सर्च करो द रिटर्न ऑफ टाइगर 29। आपको एक चैनल लिखेगा जिसपे 13,000 प्लस सब्सक्राइबर है, 13,200 के आसपास। उस चैनल को ज्वाइन करना। अगर इस तरह नहीं मिलता है तो द रिटर्न ऑफ टाइगर सर्च करो, दूसरे नंबर पे एक चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करो, वही रियल चैनल है। दिक्पाल की बात सुनकर संपत एक पल के लिए कंफ्यूज हुआ और बोला, मैं कुछ समझा नहीं सर, आप क्या वाकई कोई धमाका करने की सोच रहे हो? दिक्पाल ने इस सवाल पर ना में सिर हिलाया और कहा, धमाका तो दुनिया की नजरों में आ जाएगा संपत, कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो कंपनी खुद ब खुद जलकर राख हो जाए। दिक्पाल ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर तपाक से कहा, एक काम करो, अपने कुछ आदमियों का हुलिया बदलो और उन्हें प्रेस कंट्रोल वाले कपड़े पहनाकर इमेजिंग सिक्योरिटीज में भेजो। कंपनी वाले उन्हें अंदर आने से मना नहीं करेंगे। फिर वहां पहुंचते ही पूरी जगह में अपनी मशीन से पेस्टिसाइड की जगह पेट्रोल छिड़का दो और एक माचिस की तीली से काम तमाम करवा दो। समझ गए ना? संपत ने एक पल के लिए दिक्पाल की आइडिया पर सोचा और फिर तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। जी बॉस, समझ गया। अगर यही प्लान है तो मैं सबसे पहले उस पेस्टिसाइड कंपनी के बारे में पता लगाता हूँ जो हर बार इमेजिंग सिक्योरिटीज में अपना हेलो काम गाइस, करती है। अगर आपको द रिटर्न ऑफ टाइगर का एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम में जाओ, सर्च करो द रिटर्न ऑफ टाइगर। दूसरे नंबर पे एक चैनल आएगा, उसी को ज्वाइन करना। पहले नंबर वाले को मत करना, जो दूसरे नंबर पे आएगा उसी को ज्वाइन करो, जिसमें 13,000 सब्सक्राइबर और रियल चैनल बाकी सारे के सारे काम को खत्म करो। जिसमें 13,000 सब्सक्राइबर और रियल चैनल है। दूसरे नंबर पे अवेलेबल है द रिटर्न ऑफ टाइगर, सर्च करो। नहीं है। संपत ने भी उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, जी बॉस। इतने में दिक्पाल अचानक फिर से बोला, और हाँ, इस काम पर लगने से पहले हमारी भी सभी कंपनीज में कुछ आदमियों को तैनात कर दो। हो सकता है इमेजिंग सिक्योरिटीज को जलता देख अभिनव बदला लेने के लिए हमारी भी कोई कंपनी पर धावा बोल दे। अगर मुमकिन हुआ तो उसके बदले की आग में उससे ही झुलसा देंगे। हाँ बॉस, संपत ने कहा और वो रूम से बाहर चला गया। अब आगे क्या होगा? क्या दिक्पाल अभिनव की इमेजिंग सिक्योरिटीज को तबाह करने में कामयाब होगा, या फिर अभिनव अपनी कंपनी को बचा लेगा और वापस अपने पैलेस पहुंचकर अभिनव अर्जुन के साथ आगे क्या करेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के